हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्रोसिस के ऊपर। नेक्रोसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट प्रॉफ एग्जामिनेशन, जो मोस्टली पूछते ही है नेक्रोसिस। एंड नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन एज अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, और तुम्हें बहुत सारे डिजीज़ेस को मैनेजमेंट करने के लिए, फाइंड आउट डायग्नोस करने के लिए नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हम पैथोलॉजी की बात करें तो इसको हम पैथोलॉजी बेसिस पर ही देखेंगे। ओके, तो नेक्रोसिस को हम मेरे नोट्स के थ्रू हम एक एक पॉइंट को एक समझते चलेंगे। नेक्रोसिस इज अ पैथोलॉजिक प्रोसेस दैट इज सबसे पहले नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस इज अ सेल डेथ। देखो, दो टाइप ऑफ सेल डेथ्स होते हैं। सेल डेथ्स जो है दो दो सेल डेथ मतलब सेल डेथ किसी भी तरीके की हो, कोई ट्रॉमा के वजह से हुआ, कुछ कुछ इरिवर्सिबल थिंग, कुछ ऐसा प्रेशर पहुंचाना है। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि मतलब कोई भी मतलब रिलेशनशिप में लड़का या लड़के एक लिमिट तक ही प्रेशर को या टेंशन को झेल सकता है, उस प्रेशर को, उस रिलेशनशिप के प्रेशर को। उस लिमिट के बाद ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो एक रिवर्सिबल स्टेट में आ जाता है। वो वापस वो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता। वो इतना मतलब प्रेशर फील करने लग जाता है उस चीज़ में, उसको इतना बुरा लगने लग जाता है। तो वैसा ही सेल के साथ ऐसा कंडीशन आ जाता है, ट्रॉमेटिक कंडीशन, जिस उसके बाद वो सेल के पास सिर्फ सेल डेथ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो सेल डेथ दो टाइप के होते हैं। एक तो नेक्रोसिस जो इरिवर्सिबल सेल इंजुरी की वजह से होता है, और दूसरा एपोप्टोसिस जो इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, जो जरूरत पड़ती है तभी इसको हम एपोप्टोसिस को हम यूज़ करते हैं। ओके, जो अपने बॉडी फिजियोलॉजिकली एपोप्टोसिस को ज़्यादा यूज़ करती है अपनी बॉडी, एंड पैथोलॉजिकली भी हम देखेंगे एपोप्टोसिस जब पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्रोसिस का मतलब एक सेल डेथ होता है, जो सेल जो है मर जाती है। ओके, नेक्रोसिस इज अ पैथोलॉजिक प्रोसेस दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीवियर इंजुरी। कोई ऐसा एक सीवियर इंजुरी हुआ है जिसके वजह से जो है नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। नेक्रोसिस जो सेल जो है पूरा डैमेज हो जाता है, मर जाता है, उसको पूरा सड़ जाता है पूरा सेल। ओके, जैसे कि हमने गैंग्रीन में बात की थी। गैंग्रीन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वहाँ पे जो ऑक्सीजन पहुँचता नहीं है। ओके, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस नेक्रोसिस होता कैसे है। ओके, नेक्रोसिस ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैंने रॉबिन्स के बुक से लिया है। ये पूरे स्टेटमेंट में पूरा नेक्रोसिस को एक्सप्लेन किया है। नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि वो जो नेक्रोसिस में होता है कि जो सेल के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डीनेचर हो जाए। अगर एक ऐसा प्रोटीन है, इसका नेचर ऐसा ऐसा है, इसका शेप ऐसा है, ये पूरा शेप आउट होकर ऐसे 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 कुछ भी बन जाएगा। तो इसका शेप इस तरह रहना था, बट ये ऐसा हो गया। तो जिस शेप में रहना था वो शेप आउट हो गया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, फिर लीकेज ऑफ द सेलुलर कंटेंट्स। सेल को ऐसा ट्रॉमा पहुंचा है जिसकी वजह से पूरा प्रोटीन्स, सबसे पहले प्रोटीन्स डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंड दूसरा पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सेकंड पॉइंट लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, एंड थर्ड जो है, ये लीकेज होने की वजह से आजू बाजू क्या होगा, कोई भी सेल का पार्ट जो बाहर लीक होने की वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो भी वाइट ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, जो भी मोनोसाइट्स, फेगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, वहाँ पर आकर वो अपना इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड इन्फ्लेमेटरी डाइजेशन ऑफ द लिथली इंजर्ड सेल्स, और उस सेल्स को, जो भी डैमेज सेल्स है, उन सेल्स को वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू मैक्रोफेज उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस डाइजेशन करने के बाद तो वापस वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट आकर कोलेजन वहाँ पे डिपॉजिट करके वो स्कार फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह वुंड जो है हील हो जाता है। इसी में मतलब ये जब इन्फ्लेमेशन पड़ेंगे इस चीज़ को हम डिटेली डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्रोसिस में सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन जो डीनेचर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो सेलुलर कंटेंट्स है, ओके, वो लीक आउट हो जाते हैं। वो हम देखेंगे। ओके, पैथोजेनेसिस हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो समझ आता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल ये पूरा ये याद रखोगे तो पूरा नेक्रोसिस तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, एंड देखो, नेक्रोसिस होता क्यों है? नेक्रोसिस होता है क्यों? एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कोई एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, कोई बर्न हुआ है, कोई बहुत ठंडी जगह पे आके स्किन पूरा इफेक्ट हो चुका है, और कोई फिजिकल इंजरी, कोई ट्रॉमा, कुछ चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने मार दिया। इन सब कंडीशन में जो है सेल जो है डैमेज हो जाते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि टिश्यू इस्चेमिया, जो इस्चेमिया के टॉपिक में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस्चेमिया में क्या होता है
जो इससे में जो है जितना ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर टिश्यू को पहुंचना था, उस टिश्यू को वहाँ तक उतना ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता। तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है तो एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट्स जो पहुंचना था वो भी कम हो गया, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सेल जो है वो अपना एटीपी बना नहीं सकता। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फाइनल स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम करके वो एटीपी बनाता है, और वो एटीपी के थ्रू ही वो सेल अपना पूरा काम करता है। अगर वो एटीपी ही, अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो एटीपी नहीं बनेगा, तो सेल अपना काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह सेल सर्वाइव नहीं कर पाता, वो मर जाता है। इस कंडीशन को ही बोलते हैं हम नेक्रोसिस। ओके, तो अभी इस नॉर्मल सेल की बात करते हैं। जैसे कि नॉर्मल सेल, इस नॉर्मल सेल को कोई सीवियर इंजरी मिला है, जैसे कि इरिवर्सिबल कोई भी इंजरी हो, ओके, वो जो अपने उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाई, ओके, तो वो सीवियर इंजरी होने की वजह से डैमेज टू द, सबसे पहले कोई इंजरी होने की वजह से क्या होगा, डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को डैमेज हुआ है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ अंदर के ऑर्गेनल्स को, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को भी डैमेज हुआ। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ओके, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हो, ओके, और वो पूरे सेल को ही मार सकते हैं। इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर के जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे तो सेल खुद ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइसोजाइम्स एंजाइम्स एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होकर दिस एंजाइम स्टार्ट टू डाइजेस्ट द सेल। ओके, कोई इंजरी की वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पूरा ऐसे ब्लब्स फॉर्म करने लग जाएगा, इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएगा। तो उस वजह से जब एक दीवार जो टूट जाता है, जो पानी की थैली या फुग्गा फट जाए, जिस तरह पानी पूरा बाहर आ जाता है, उसी तरह सेल के जो कंटेंट्स है वो बाहर आना चालू कर देते हैं, खुद सेल डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। ओके, द सेलुलर कंटेंट स्टार्ट लीकिंग आउट थ्रू द डैमेज्ड मेम्ब्रेन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वो सारे सेलुलर कंटेंट्स जो है वो स्प्रेड होना चालू कर देते हैं। ओके, और जैसे ही ये सारे ये सारे सेलुलर कंटेंट सेल के अंदर होना था, जैसे ही बाहर आ गया वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, तो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मतलब इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स जो मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स, ये सारे वहाँ पर आकर अपना फेगोसाइटोसिस, मतलब वहाँ के डैमेज्ड एरिया को मैक्रोफेज ये क्या करेंगे, अपना फेगोसाइटोसिस करके उस एरिया को क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये एक नॉर्मल पैथोजेनेसिस एक कैसा होता है, रीजंस क्या, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। ओके, और नेक्रोसिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्रोसिस एसोसिएट ऑफ लीकेज इंटरसेलुलर प्रोटीन्स थ्रू डैमेज्ड मेम्ब्रेन इनटू द, अभी देखो हर एक सेल का अलग अलग टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, जब वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तब कोई अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन जो है डैमेज होते हैं। जब वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा वो अपने अलग तरीके के प्रोटीन्स जो है वो अपने ब्लड में रिलीज करेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द टिश्यू स्पेसिफिक इंजरी आफ्टर। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन अपने बॉडी में जो नॉर्मल लेवल में होना तो उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये प्रोटीन बढ़ा क्यों है ब्लड के अंदर, ब्लड टेस्ट के थ्रू। ओके, डायग्नोस करने के समय अपने को पता चल जाता है कि भाई ये प्रोटीन अचानक से बढ़ कैसे गया, तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोटीन बढ़ा है इसके वजह से, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया से ही वो ये प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन लीक हो रहा है, तो वो ये उस एरिया में कोई डैमेज है, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल सेल्स, अगर कार्डियक मसल, अगर मायोकार्डियल सेल्स में कोई प्रॉब्लम देखने को, नेक्रोसिस हो रहा है, तो तब कौन से प्रोटीन रिलीज होंगे वहाँ के मेम्ब्रेन से, ट्रोपोनिन। अगर अपनी बॉडी में ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज हुआ है, इससे हमें पता चल जाए कि भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन चल रहा है, मतलब वहाँ का जो टिश्यू है, हार्ट के जो टिश्यू है, वहाँ पे ऑक्सीजन सही से मिल नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये ट्रोपोनिन जो है ब्लड में इंक्रीज हो गया है। तो वो हम डायग्नोसिस के थ्रू, जैसे जैसे साइन एंड सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, डायग्नोसिस करने से पता चल गया भाई ट्रोपोनिन का वैल्यू इंक्रीज हो गया। और फॉर एग्जाम्पल बाइल डक्ट इपिथीलियम, बाइल डक्ट इपिथीलियम पे डैमेज, जब ऐसा कोई इंजरी हुआ है तब अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज हो जाएगा, हेपेटोसाइट्स ट्रांस अमीनेस इंक्रीज हो जाता है। तो दिस विल गेट इंक्रीज इन द सीरम लेवल प्रोटीन्स, सो दिस आर द बायोमार्कर्स ऑफ द क्लिनिकली हेल्पफुल। सो एक बायोमार्कर्स की तरह काम करते हैं, जो सीरम लेवल में जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे कोई डैमेज हो जाएगा तो वो साथ में ब्लड में भी उस प्रोटीन का इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। अगर ये प्रोटीन इंक्रीज हुआ है तो भाई उस ऑर्गन या टिश्यू पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जैसे कि ट्रोपोनिन्स कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड एज अर्ली एज 2 hours आफ्टर द मायोकार्डियल सेल्स नेक्रोसिस। ओके, तो ट्रोपोनिन लेवल जो है वो हमें ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, उससे हमें पता चल जाता है कि भाई हिस्टोलॉजिकल एविडेंस हमें मिल जाता है कि भाई देखो 2 घंटे कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड एज अर्ली एज 2 hours। 2 घंटे तो को इस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही वो हमें पता चल जाता है कि भाई ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज हुआ है। और
हिस्टोलॉजिकल एविडेंस मिलने से पहले ही, मतलब हिस्टोलॉजिकल चेंज हुआ ही नहीं है। देखो हम देख के हिस्टोलॉजिकली देख के हम पहचान सकते हैं कि भाई मायोकार्डियम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बट हमें उससे पहले ही पता करना है ताकि पेशेंट को बचा सके। उस कंडीशन को हेल्प कौन करता है? ये ट्रोपोनिन प्रोटीन। जब ये सीरम लेवल में इंक्रीज हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकली फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जैसे कि टॉक्सिन्स, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्रोसिस मतलब प्रोसेस क्या है, नेक्रोसिस का प्रोसेस। ओके, टॉक्सिन्स या इस्चेमिया, बाहर से कोई टॉक्सिन्स, केमिकल इंजरी हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, और नहीं तो अंदर से इन्फेक्शन हुआ है, सॉरी इस्चेमिया हुआ है। तो इस्चेमिया हो गया तो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देंगे तो एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगा। एटीपी फॉर लॉन्ग पीरियड, एटीपी प्रोडक्शन बहुत देर तक इस तरह रुक जाएगा। तो आयन पम्प्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आयन पम्प्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन पम्प्स, कैल्शियम आयन पम्प्स, ये सारे जो है वो काम करना बंद कर देंगे। तो ऑल द सोडियम एंड गेट इनटू द सेल, जो भी बाहर का जो सोडियम H2O हाइड्रो जो है वो सेल के अंदर आना चालू होगा। जो सेल के अंदर जितना क्वांटिटी रहना था, सोडियम, वाटर, कैल्शियम, जो भी माइकोडियल माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजह से इस तरह बहुत देर तक एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो सोडियम पोटेशियम चैनल यूज़ करते एटीपी को ताकि वो एक्सचेंज कर सके। तो वो सारे काम करना बंद कर देंगे। तो काम करना बंद करेंगे तो जो लेवल मेंटेन रहना था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इंट्रासेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो पूरा डैमेज हो जाएगा। और ओके, तो वो बहुत इफेक्ट, वो सेल जो है बहुत इफेक्ट हो जाएगा, और साथ में सेल जो है नॉर्मल उसका शेप जो है फूलता जाएगा, क्योंकि बाहर का जो H2O वाटर जो भी है वो सब आयंस वो सारे सेल के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे। सेल जो है इंजूर्ड सेल गेट स्वेल लाइक ए बलून, एक फुग्गे की तरह वो स्वेल होता जाएगा एंड गेट बर्स्ट, एक फुग्गे की तरह होकर पूरा फट जाता है। और जब फुग्गा फट जाता है तो क्या होता है, उसके फुग्गे के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा पानी तुम भरते जाओगे, हवाया भरोगे, तो वो फट के उसके टुकड़े जो है आजू बाजू सब गिर जाएंगे। इसी तरह सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होकर उसका जो सेल के जो कंटेंट्स है, सेलुलर का जो कंटेंट है, जैसे ही पानी का फुग्गा फट जाता है तो अपना जो सेलुलर कंटेंट है वो आजू बाजू सब गिरा देता है। गिराने की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कोई जो मैंने पीछे समझा था वही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो इफ द इम्यून सेल रिएक्शन अकर्स फॉर द एनफ टाइम, अगर अभी देखो अस्थमिक कंडी, अगर अगर फॉर एग्जांपल अपने इन्फ्लेमेशन जो है अपनी बॉडी के लिए काम करता है, अपनी इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है अपने को पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, बर्निंग पेन होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हमें इन्फ्लेमेशन होता है हमें लगता है कि भाई हमें कुछ हो गया है, तबीयत बिगड़ गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम ले लेते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन को रोक सके। बट इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, इन्फ्लेमेशन एक्चुअली अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इन्फ्लेमेशन कंडीशन जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा होगा, एक लिमिट से ज़्यादा उस ऑर्गन में चल रहा है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, तब वो ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, इफ द इम्यून सेल्स रिएक्शन occurs for the enough time on the damaged tissue, that organ become dysfunction, वो ऑर्गन जो है वो एक लिमिट के बाहर तक उस ऑर्गन में ये इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो वो इन्फ्लामेशन जो है वो खुद के इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो खुद के ऑर्गन को ही वो डैमेज कर देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्मिक चेंजेस इन नेक्रोटिक सेल। जब नेक्रोसिस होता रहता है, ओके, जब नेक्रोसिस होता है तब कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंक्रीज्ड इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया मतलब नॉट इओसिनोफिल सेल्स, एक ऐसे स्टेन्स होते हैं इओसिनोफिल एंड इओसिन एंड हेमाटॉक्सिलिन जो है वो दो टाइप ऑफ स्टेन्स होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेन है, नेगेटिव स्टेन होता है। इओसिन का काम क्या, स्टेन्स कोलेजन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द रेड एंड पिंक। तो इओसिनोफिलिया इंक्रीज हो गया। इओसिनोफिलिया इंक्रीज क्यों हुआ? इंक्रीज हुआ मतलब सेल के अंदर ये कोलेजन प्रोटीन ये सारे इंक्रीज हो गए, मतलब पिंक और रेड कलर इंक्रीज हुआ है। ओके, हिस्टोलॉजिकली हम चेक करेंगे, स्टेन करेंगे तो इओसिनोफिलिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका हीमाटॉक्सिलिन किसको स्टेन करते हैं? न्यूक्लियर राइबोसोम, मतलब कार्टिलेज मैट्रिक्स, इन सबको, मतलब क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के डीएनए को, इन सबको वो जो है वो स्टेन करता है। बट जब ये इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये कम हुआ होगा, तो मीन्स डिक्रीज्ड बेसोफिलिक स्टेट। डिक्रीज्ड बेसोफिलिक मतलब लॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए क्रॉस। इसमें जो है सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो है वो हम आगे देखेंगे किस तरह डीएनए जो है अपने आप गायब हो जाता है, वो हम देखेंगे। तो जब जैसे जैसे डीएनए आरएनए ये सब गायब होता जाएगा तब वैसे वैसे हम जैसे ही उस एरिया को स्टेन करेंगे तब इओसिनोफिलिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड ग्लासी होमोजीनियस अपीयरेंस ऑफ द नेक्रोटिक सेल, एक ग्लासी अपीयरेंस होगा क्योंकि सेल के अंदर जो है वो पूरा H2O वाटर पूरा भर जाता है, एक फुग्गे की तरह फूलता रहता है, स्वेलिंग होता रहता है। ओके, अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स फेगोसाइज्ड बाई फेगोसाइट, माइलिन फिगर्स देखने को मिलते हैं जो एक ऐसे
सेल के पूरे अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसको छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है, ताकि फेगोसाइट्स आकर, मैक्रोफेजेस आकर उसको फेगोसाइटोसिस कर सके। ओके। स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट ओनली दिस, पूरा सेल ही स्वेल होने लग जाता है, तो ये सारे भी स्वेल हो जाएंगे। ओके। डिसकंटिन्यूस सेल मेम्ब्रेन जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, पूरा ऐसे ब्लब्स फॉर्म करने लग जाता है। ये बड़ा सा सेल है, सेल जो है सेल मेम्ब्रेन ऐसे 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 सब टूट जाता है और ब्लेब्स बनाना चालू कर देता है। ओके। ऐसे ऐसे ब्लेब्स बनाना चालू कर देता है। ओके। तो ये डिसकंटिन्यूस सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन ब्लेब्स। इसमें इंक्रीज्ड इसिनोफिलिया, ग्लासी अपीयरेंस, माइलिन फिगर्स अपीयरेंस, स्वेलिंग और मेम्ब्रेनस ब्लेब्स फॉर्म, ये सारे जो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस हमें क्या देखने, क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो न्यूक्लियर चेंजेस में हमें तीन ही याद रखना है, एक तो पिक्नोसिस, कैरेक्सोसिस एंड कायरोलाइसिस। ओके। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि धीरे धीरे जो है सेल का जो डीएनए जो है सेल डैमेज हो रहा है, तो सेल का डीएनए भी धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके। सबसे पहले ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल का डीएनए समझो इतना है। तो जैसे नेक्रोसिस हो रहा है उस सेल का, तो उससे जो क्रोमैटिन जो है वो और कंडेंस हो जाएगा, जो जितना था उससे और कंडेंस हो जाएगा। ओके। ऐसा था तो और कंडेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब पिक्नोसिस सबसे पहला जो, फिर उसके बाद कैरेक्सिस, फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिन, जो कंडेंस हुआ था वो फ्रेगमेंट्स में बन जाएगा। ओके। फ्रेगमेंट्स में हो जाएगा। ओके। और कैरियोलाइसिस मतलब क्रोमैटिन गेट फेड आउट ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए। डिग्रेडेशन होने की वजह से, तो यहाँ पे मैंने बताया पूरा, ये जो फ्रेगमेंट्स हुए तो वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट कर देंगे। धीरे देखो, ये ब्लेब्स बन रहे हैं इस तरह, ये सारे जो है ब्लेब्स है, यहाँ मैंने लिखा भी है ब्लेब्स करके। ओके। तो इस तरह ब्लेब्स बन के जो है सेल जो है पूरा डैमेज हो जाएगा, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है आकर उसको पूरा क्लियर कर देंगे, दिखेगा भी नहीं कि भाई वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है करके। तो ये है अपना तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेक्रोसिस, जिसमें हमने नेक्रोसिस किस तरह होता है, क्यों होता है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नेक्रोसिस का डेफिनेशन कैसे होता है। सेलुलर डीनेचुरेशन होता है, फिर उसमें क्या होता है, सेलुलर डीनेचुरेशन होता है, और साथ में उसमें हमें लीकेज देखने को मिलता है, जो भी है सेल लीकेज देखने को मिलता है, सेल जो स्वेलिंग होना स्टार्ट करता है, लोकल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ये एक स्टेटमेंट है जिसे तुम नेक्रोसिस पूरा याद कर सकते हो। उसके कॉजेज देख लिया, फिर उसके हमने पूरा अच्छे से पैथोजेनेसिस देख लिया, फिर उसके बाद हमने इसमें ऐसा क्लिनिकल इंपॉर्टेंट जो ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन अच्छे से याद रखना, क्योंकि ट्रोपोनिन तुम जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे तभी भी हमें ये बहुत हेल्प करेगा। ट्रोपोनिन और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है ट्रोपोनिन, एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस एंड न्यूक्लियर चेंजेस। तो एग्जाम में इस तरह पैटर्न में लिखोगे तुम, तो तुम्हें मार्क्स अच्छा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। थैंक यू।